सो हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ाम जो हैं ऑफ कोर्स अप्रैल की 26 के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। हम अपने ई पाठशाला चैनल पे एक नई सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं। अब वो हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में जो अभी बच्चे 11th से 12th में आए हैं उन सभी लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास है। और ऑफ कोर्स जो बच्चे क्लास 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि आप सभी लोग जो क्लास 12th में हैं उन सभी लोगों के लिए हमने अपने चैनल के ऊपर टर्म 2 के अकॉर्डिंग पहले से ही सारी सीरीज़ जो है अपडेटेड सीरीज़ हमने पहले से इसको बना के रखी हुई है। तो जितने भी हमारे चैनल पे मेन वीडियोस डली हुई हैं उनका हमने डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा लिंक दिया हुआ है कि आप एक वीडियो क्लिक करेंगे और आप मतलब उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको चैनल पे जितनी भी वीडियोस है ना उनका पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के चैप्टर्स के रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी हमारे पास आर्ट्स की कंटेंट है, कुछ टाइम के बाद हमारे पास ज्योग्राफी भी आपके क्या कहते हैं मैथ्स भी आ जाएगी, इकोनॉमिक भी आ जाएगी। साइंस टर्म के लोगों के लिए भी हम ई पाठशाला चैनल पे जल्दी काम करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल क्लास 12th के बच्चों के लिए आज की जो ये सीरीज़ है, क्लास 12th के जो बच्चे हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम सैम्पल पेपर लेके आए हैं। सारे सैम्पल पेपर जो पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चों ने हमारी सीरीज से पढ़ भी लिया हुआ सारे चैप्टर, लेकिन मुझे डेली कमेंट आते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाइए। तो अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक ये भी दे रखा है कि जितना भी हम अभी सैम्पल पेपर करेंगे हर सब्जेक्ट का हम 3 सैम्पल पेपर करेंगे और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इन 3 सैम्पल पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेंगे बिफोर योर एग्जाम तो यही क्वेश्चंस पेपर में 200% आने के चांस होते हैं और वो चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ऑफ कोर्स जाइए डाउनलोड करिए, रिविजन करिए। अब पहले हम क्वेश्चंस भी समझ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है वगैरह वगैरह चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ई पाठशाला चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक, फाइन आर्ट ये सारे अभी तक हम करा रहे हैं और ऑफ कोर्स हम उस पर सैम्पल पेपर डिस्कशन करते रहेंगे और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हमारा है वो सैम्पल पेपर 1 डिस्कस हो रहा है, यानी कि 2 भी आएगा 3 भी आएगा। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उसको डाउनलोड करिए अपने रिवीजन के लिए फॉर योर कंफर्ट। वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब देखिए क्योंकि हमें सभी लोगों को पता है कि इतने सारे रैंडमली क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। बच्चे पजल रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि सिर्फ इन क्वेश्चंस को करिए, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ऑल वी नो दैट कि भाई अधिकतम मार्क्स 40 का है और सेक्शन ए जो होगा वो 1 to 4 होगा, 3 मार्क्स का उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी ऑफ कोर्स 5 to 7 होगा, 6 मार्क्स के उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सी ऑफ कोर्स 8 to 9 होगा और उसके अंदर 4 मार्क्स होगा, लेकिन वो केस बेस्ड स्टडी होगा तो वो तो कुछ भी आ सकता है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 होगा जिसमें 2 मार्क्स, यानी कि 2 चीज आपको फिल करने के लिए आएगी और आपको उसे फिल करनी होगी और उसमें आपको फ्री के मार्क्स मैं कह सकता हूं वो आपको मिलेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे फोकस करा गया है कि संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्तावना पेश करी गई थी जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम रेजोल्यूशन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो वो किस आदर्शों पे जोर दे रही थी। मेन बात ये थी, देखिए आपको अगर पता होगा तो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे चाचा नेहरू जी थे, कौन थे, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 के दिन इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश करा था और 22 जनवरी 1947 के दिन हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। हालांकि इससे इंसाफ नहीं मिलता है, बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जैसे हम प्रेम्बल बाद में बोलने लगे, जैसे हम उद्देश्य प्रस्तावना बाद में बोलने लगे, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर क्या प्रभाव पड़ा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्योंकि 3 मार्क्स का है इसलिए आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताने हैं। तो इसमें किस चीज की फोकस करी गई दोस्तों, उद्देश्य प्रस्तावना में मूल आदर्शों की रूपरेखा बनाई गई।
मूल आदर्श मतलब मेन बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए गए, जैसे कि संविधान के निर्माण के कार्य को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उसका फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था। इसमें सभी समस्त भारतीय लोगों को कहा गया था कि सभी लोगों को सामाजिक यानी कि सोशलॉजिक, उसके बाद इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सभी को इक्वालिटी, जस्टिस और साथ में क्या कहते हैं आपको प्रतिष्ठा यानी कि प्रेस्टिजियस यानी कि डिग्निटी की बात करी जा रही थी प्रेम्बल के अंदर। इवन सभी लोगों को अपने राय, अपने व्यवसाय, अपने मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जितने भी माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट मिलेगा। तो कितनी अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और इस क्वेश्चन के ऊपर हमारा आने का पूरा चांस है। क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर उद्देश्य प्रस्तावना पेश करी गई थी तो उसके मूल आदर्श क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहूकार, जमींदार और उपनिवेशिक राज्यों के विरुद्ध संथालों ने विरोध क्यों करा। संथालों के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा चैप्टर में, और संथालों के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से। याद करिए, हमने बताया था कि संथाल जो लोग थे, संथाल लोग जो थे, बुकानन करके एक बंदा आया था। बुकानन कौन आया था? बुकानन जो बंदा था वो एक ऑफिसर था जिसने 2 लोगों से मुलाकात करी थी। एक उन्होंने मुलाकात करी थी संथालों से और एक मुलाकात करी थी उन्होंने पहाड़िया लोगों से। याद करिए, पहाड़िया लोगों से जो पहाड़ों पे रहते थे। संथाल वो लोग थे जो दिमागदार थे, खेती काफ़ी अच्छी कर लिया करते थे, और अंग्रेजों ने इन्हीं के टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए इनके साथ मिसयूज़ करा। इसलिए क्वेश्चन यही आ रहा है कि जो संथाल लोग थे उन्होंने पूरी तरीके से मनी लैंडर्स, ज़मींदार और साथ में जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ विद्रोह किया क्यों। तो एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। संथालों ना मेन कारण ये था कि उनकी जो ज़मीन थी उसमें जो टैक्स था, भू राजस्व, जैसे हम लैंड टैक्स बोलते हैं, ऑफकोर्स वो काफ़ी ज़्यादा था। दूसरा, संथालों से जो क्या कहते हैं साहूकार होते थे वो ऊंची दरों पर ब्याज वसूल करते थे, ये भी गलत था। दूसरा, दमीने खो एक ज़मीन मिली थी अंग्रेजों के थ्रू संथालों को। ऑफकोर्स ब्रिटिश अधिकारी उनको भी धीरे धीरे कैप्चर करने लग गए थे और इसीलिए संथालों ने विद्रोह कर दिया था। तो संथालों का विद्रोह 1855 से लेकर 1856 तक साहूकार, सरकार और जमींदार इनके खिलाफ भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक चला था। ये वही टाइम पीरियड था जब मंगल पांडे का वॉर चल रहा था और काफ़ी लोगों ने क्या कहते हैं मंगल पांडे के वॉर में इन लोगों ने, ट्राइबल्स लोगों ने भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को बाहर निकालने में पूरा का पूरा योगदान दिया था। तो आप इंग्लिश मीडियम में हैं या हिंदी मीडियम में हैं, मेन आपको ना एक की पॉइंट्स याद रखने ज़रूरी हैं। अगर आप ये की पॉइंट्स याद कर लेते हैं इसका मतलब ये है कि आप चैप्टर को बहुत बारीकी से समझ पा रहे हैं। अगर आप चैप्टर को बारीकी से समझ पा रहे हैं, आपने वीडियोस देखी हैं, लेक्चर अटेंड करे हैं, तो क्वेश्चन आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये क्वेश्चन था हमारा सेकेंड। उसी के ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन ये था परमानेंट सेटलमेंट। दोस्तों इससे बोलते हैं इदमस्तरारी बंदोबस्त। अब परमानेंट सेटलमेंट रेगुलरली फेल्ड हो जाता था जमींदारों के द्वारा। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो रेवेन्यू डिमांड अंग्रेज करते थे जमींदारों से उसे परमानेंट सेटलमेंट बोला गया, और जमींदार फेल हो जाते थे, वो बैलेंस यानी कि पैसा नहीं दे पाते थे। इसके बिहाफ में आपको इसकी आलोचना करनी है कि ऐसा क्यों होता था, मतलब जमींदार पैसा अंग्रेजों को क्यों नहीं दे पाते थे। तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है कि जो उपज थी ना, जो भी कुछ पैदा होता था उसकी कीमतें कम थी, और इसीलिए जो किसान थे वो जमींदारों को पैसा नहीं दे पाते थे। जमींदारों को पैसा नहीं दे पाते थे तो जमींदार अंग्रेजों को नहीं दे पाते थे। असमान राजस्व था, मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा। इनइक्वालिटी टैक्स था। अब यहाँ पे सनसेट लॉ भी बना दिया गया था, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद एक डेट दी जाती थी, अगर आपने उस टाइम तक टैक्स पे नहीं करा अंग्रेजों को, साहूकारों ने या जमींदारों ने, तो ऑफकोर्स टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो सनसेट लॉ बहुत ही बुरा था। तो सनसेट लॉ के ऊपर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अलग से क्वेश्चन ना पूछ ले। जमींदारों की पावर को सीमित कर दिया गया, उनसे कोर्ट कचहरी के अंडर में लाया गया, उनके पास अपनी ज़मीनें थी, अपने सैनिक थे, अपने सिक्के थे, उनको भी खत्म कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जमींदारों की सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, और रैयतों से जो जमींदार लोग कर वसूलते थे उसमें बहुत समस्याएं आती थी, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया का मॉनसून फेलियर बहुत ज़्यादा होता था। अब किसान कहता था भैया फसल तो ज़्यादा हो नहीं पाई तो पैसा कैसे दे। जब पैसा नहीं दे पा रहे हैं ज़मींदारों को तो ज़मींदार खुद पैसा नहीं दे पाते थे, फिर किनको? अंग्रेजों को। तो ये एक लॉजिक है
कि ये पॉइंट आप लिख सकते हो एक्सप्लेन करके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में तो बहुत आसान रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो PDF फाइल को, और आप ये सारे क्वेश्चंस अपने रिवीजन के लिए भी रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, वो क्वेश्चन ये है कि जब रिबल हो रहा था तो 1857 का, तो ऑफकोर्स उस समय पे एकता और सह अस्तित्व की बात करी जा रही थी, जैसे हम यूनिटी एंड को एग्जिस्टेंस बोलते हैं, इसका आह्वान दिया जा रहा था। और वो कौन से 3 तरीके थे, वो कौन से 3 तरीके थे जहां पर हिंदुओं को और मुस्लिमों को एक साथ जोड़ने की अपील करी जा रही थी, ऐसा कौन सा तरीका था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि मंगल पांडे की क्रांति का सिर्फ कारण आ सकता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी घोषणाएं करी गई जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लाया गया। तो दोस्तों एक नहीं है, आप देख सकते हो। नंबर 1, घोषणाओं में बोला गया बिना जाति और धर्म के भेदभाव होना जरूरी है। मतलब मेन है कि विद्रोह अगर रिबल अगर हो रहा है तो हमें धर्म और जाति नहीं देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सभी को आह्वान करा कि कास्ट और कैटेगरी, कास्ट और रिलीजन, इसका भेदभाव हमें पूरी तरीके से मिटा देना पड़ेगा, सबसे अच्छी बात। दूसरा, जितने भी मुस्लिम राजकुमार थे या नवाब थे, उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा। सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने सभी लोगों से कहा, जितने भी मुसलमान राजा थे, नवाब थे, उन्होंने कहा हिंदुओं को प्रोटेक्ट करके रखो, ये ज़रूरी था। मतलब इवन लंगर भी चलाया गया था बहुत जगह हिंदुओं के द्वारा कि सभी को खाना खिलाया जाएगा। दूसरा, मुसलमान और हिंदू दोनों को लाभ हानि सेम होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, इश्तिहारों के अंदर जो पैम्पलेट्स होते हैं उसमें धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई गई। सभी को कहा गया कि भैया सभी एक दूसरे के धर्म के प्रति टॉलरेंस रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता को कहा गया कि हमें एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। लॉजिकली लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में फंस जाते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं 3 सैंपल पर मैं कराऊंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को कर लेना, वो आपका नैया पार लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये तीनों मूवमेंट ऑफ कोर्स हमें हुआ था, और गांधी ने किस तरीके से, इसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिन्होंने गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। मतलब मेन बात है कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में की गई गांधी की पहल ने किस प्रकार उन्हें एक राष्ट्रवादी के रूप में उभारा। मेन ये था कि गांधी जी 1900 कब आए थे भाई इंडिया के अंदर, हमें पता होना चाहिए। गांधी जी 1915 में इंडिया में आए थे, और लास्ट 1918 तक ये 3 एपिसोड गांधी की लाइफ में उनको एक नेशनलिस्ट लीडर बना देती है। और गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी यही होता है, वो हमें अच्छी तरीके से पता है। इसलिए क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, क्योंकि चंपारण में उन्होंने क्या करा, किसानों के लिए, जो बेचारे शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी सिक्योरिटी की बात करी। और ऑफकोर्स जो इंडिगो प्लांटेशन वो करते थे उसको खत्म कर दिया गया, और कहा कि अपनी मनपसंद फसल अब तुम उगा सकते हो। दूसरा, खेड़ा के अंदर ऑफकोर्स जो फसल खराब हो गई थी, चौपट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, उस पर लगान माफी के लिए ऑफकोर्स गांधी ने मदद करी। अहमदाबाद में जो कपड़ा मिल मजदूर थे उनको ज़्यादा काम करना पड़ा था, लेकिन सैलरी ज़्यादा नहीं मिल रही थी, और वहाँ पे भी गांधी ने उनकी बेहतर स्थिति के लिए बात करी थी। दैट इज़ वाई गांधी को ये 3 बातें एक नेशनलिस्ट लीडर बनाती थी, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 5th, आपको ये बताना है कि रिवॉल्ट के टाइम पीरियड, देखो मंगल पांडे वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जा रहा है कि रिवॉल्ट के टाइम पीरियड पे हिस्टोरियंस ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। अपनी किताब में देखना, जब मैंने वीडियो का लेक्चर लिया था तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स आपको एक्सप्लेन करी थी। उन पेंटिंग्स में यही बताया गया कि कहाँ पे किस पेंटिंग का क्या क्या मतलब है। तो उस पेंटिंग को एनालाइज करके आपको ये बताना है कि कहाँ पे हमें अच्छा दिखाया गया और कहाँ पे हमें बुरा दिखाया गया। वो तो हमने आज़ादी के बाद क्या कहते हैं पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश करी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन इससे पहले अंग्रेजों ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी, जिसमें पेंटिंग्स में उसने हम लोगों को बहुत बुरा दिखाने की कोशिश करी, इंडियंस को बहुत बुरा दिखाने की कोशिश करी। वो क्या थी दोस्तों, वो ये थी। नंबर 1, थॉमस जेम्स बाकर के द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई थी, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। दोस्तों इसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई थी कि ये एक ऐसा सिस्टम था क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट जब हो रहा था तो हमें ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज पूरी तरीके से खत्म, अब गया, खत्म, खल्लास हो जाएंगे, खत्म। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। द रिलीफ ऑफ लखनऊ में क्लियर कट बताया गया इस पेंटिंग के थ्रू कि ब्रिटिश का शासन दोबारा वापस आ चुका है। नंबर 1। दूसरी, एक जोसेफ नोएल
पेटन का एक बंदा है, उसने इन मेमोरियम एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई कि अंग्रेजों की दुर्दशा को दर्शाया गया है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा एक पेंटिंग और मतलब इसमें इन द मेमोरियल में दिखाने की कोशिश करी किस तरीके से जो इंडियन थे, जो विद्रोही थे, वो किस तरीके से बेचारे जो छोटे बच्चे हैं ऑफ कोर्स उनके साथ हिंसा कर रहे हैं, बर्बरता कर रहे हैं, मतलब हमें बुरा दिखाया गया। दूसरा एक मिस विलर की पेंटिंग थी, मिस विलर की, और उसमें ये दिखाने की कोशिश करी जिसने धरती पर बाइबल पढ़ी है, जिसमें धरती पर बाइबल पढ़ी है और अंग्रेज औरत जो है ऑफ कोर्स लड़ाई कर रही है। मिस विलर की पेंटिंग में ये दिखाया गया था, संघर्ष कर रही है और धर्म की रक्षा कर रही है, मतलब वो ब्रिटिशर्स के लोगों को बचा रही है। मिस विलर की पेंटिंग में ये था। दूसरा एक पेंटिंग थी जिसमें हमने ये दिया था कि पेशावर के अंदर विद्रोहियों को तोप से उड़ाया जा रहा था, ये चित्र भी दिखाया गया था। इसमें यही दिखाने की कोशिश करी गई थी कि अंग्रेज लोग इंडियन को सबक सिखा रहे थे, तो ये एक रीजन हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप जन आंदोलन के रूप में कैसे बदला, उदाहरण दीजिए। मतलब गांधी ने नॉर्मल नेशनल मूवमेंट को एक मास मूवमेंट कैसे बना दिया। मास मूवमेंट बनाने का तरीका गांधी की भाषा और सादगी, उनका भाषा और पहनावा ऐसा था जो लोकल लोगों को जोड़ लेता था, और दूसरा उनकी पोशाक और जीवन शैली आम लोगों की तरह थी जो लोकल लोगों को कनेक्ट करती थी। जिन आंदोलन में सभी वर्ग के लोग जुड़े, वो भागीदारी सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें से नंबर 1 आपको इंडिगो के बारे में पता होगा, चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद। ये 3 आंदोलन तो इंपॉर्टेंट है जिसमें गांधी को बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं, जिसमें उन्होंने सभी छात्रों को आह्वान दिया कि सरकारी स्कूलों में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ जाना बंद कर दीजिए। वकीलों को कहा कि अदालत में अदालती करने से मतलब जो भी केस लड़ने से मना कर दीजिए, और हिंदू और मुस्लिम की एकता पे जोर दिया। और ये सारे कारण बन सकते थे जिसकी वजह से एक नॉर्मल मूवमेंट जो था दोस्तों वो पूरी तरीके से क्या हो गया, एक बहुत बड़े मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये नॉर्मल पॉइंट है, आप बहुत आसानी से हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में दिखाया गया है कि एक ये दिखाने की कोशिश करी कि जो मुगल किंग्स थे वो डायरेक्टली उनको जो पावर मिलती थी वो गॉड से मिलती थी, और ऐसा कोई 3 तरीका दिखाइए, कोई 3 बात बताइए जहाँ पे उनको बहुत डिवाइन दिखाने की कोशिश करी गई है। ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो मुगल्स लोग थे वो बहुत पावरफुल थे। तो उसका एक कारण नहीं है, एक बंदा था अबुल फजल, उसने ये दिखाने की कोशिश करी कि मुगल लोग हमेशा सबसे ऊंचे स्थान पे ही रहे हैं, क्योंकि उनकी एक माता थी रानी अलन कुआं की कहानी बहुत फेमस थी। ये समझाने की कोशिश करी जाती थी कि उनकी जब वो गर्भवती थी तो उनके पेट में बच्चा था और भगवान की ईश्वर देन थी उनके ऊपर, प्रकाश, दिव्य प्रकाश जिन्हें हम बोलते हैं, वो उनके ऊपर था। और यही चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और इसी वजह से बहुत पावरफुल और इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इवन मुगलों की संतानों को ये भी कहा गया कि वो फर-ए-ज़ादी है। फर-ए-ज़ादी का मतलब होता है ईश्वरीय प्रकाश जो है उन्होंने धारण कर रखा है, और इसकी वजह से क्या कहते हैं इतने ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, आने वाले सभी संतान इनकी पावरफुल रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अगर आप देखें तो ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो केस बेस्ड स्टडी वाला है। तो केस बेस्ड स्टडी का हम कुछ नहीं कर सकते, उसका तो आंसर आपको वहीं से मिल जाता है, तो उसको आप ज़रूर शॉर्ट आउट ज़रूर कर लेंगे, मुझे पता है। और उसके बाद सेक्शन आता है डी आपका। सेक्शन डी के अंदर आते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो सेक्शन डी के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला एक क्वेश्चन आएगा जिसमें देखो दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। इसमें बोला हुआ है कि 1992 के अंदर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, ऐसा कौन सा प्लेस था, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा 1916 के अंदर पहली बार ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर गांधी जी ने सार्वजनिक बहस या सार्वजनिक अपना एक अपीयरेंस दिया था। 2 जगह में से कोई एक जगह बतानी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो 2 जगहों में से कोई एक जगह है हमारी। एक तो चोरा चोरी जहाँ पे ऑफकोर्स एक पुलिस स्टेशन जला दिया गया था, इसकी वजह से गांधी ने आंदोलन वापस लिया। दूसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर गांधी जी का पहला अपीयरेंस हुआ था, अगर आपको याद हो। और वहीं पे ही फरवरी 1916 के अंदर गांधी ने बताया कि हमें नेशनल मूवमेंट जो है ऑफकोर्स राष्ट्रवादी आंदोलन या नॉर्मल जनता को जोड़ना, तो हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा। तो ये बात थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में एक राजनीतिक मानचित्र दिया हुआ है और उसमें बोला हुआ है कि हमने ए मार्क किया हुआ है, आप ये देख सकते हो, ये ए मार्क किया हुआ है, और आपको बताना है कि ये कौन सी जगह है जो 18 सितंबर की क्रांति से जुड़ी हुई है। तो ऑफकोर्स ए मार्क करा हुआ है तो कोई भी बता देगा ये दिल्ली है, दिल वालों की, तो ऑफकोर्स ये दिल्ली है। तो दोस्तों ये था आपका एक सैम्पल पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा
और आपका आसानी से पेपर बहुत टू गुड जाएगा, आप टॉप कर सकते हैं। तो जब तक के लिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पे वीडियो का लिंक आपको मिल जाता है और जितने भी नोट्स होते हैं वो मिलेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वैसे भी लिंक है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो।